सबसे पहला प्रश्न मेरे एक अच्छे मित्र का है। वो 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, जिसमें अभी 4-5 साल बाकी हैं। उनका प्रश्न इस तरह से है कि उन्हें कितने धन की आवश्यकता रहेगी रिटायर होने के लिए? वो अपने लाइफ़ को सोशल वर्क में जैसे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लोगों को स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाना चाहते हैं और वो करते भी हैं अपने स्तर पे अभी काम करते हुए। पर वो इसको फुल फ्लैश अपना टाइम देना चाहते हैं। अपने काम-काज से मुक्त होकर उनकी दुविधा ये है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने पैसों की मुझे आवश्यकता रहेगी ताकि जीवन एक एक धारा में बहता रहे और उस तरफ से कोई समस्या ना हो। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा अध्यात्म में मेरी कोई रुचि नहीं है, पर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उनके पास इस बात की प्लानिंग भी है, जैसे वो एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और पूरा भारत भ्रमण करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये जो फाइनेंस को लेके उनकी दुविधा है, वो बनी हुई है पिछले काफ़ी समय से, तो वो इसका निदान चाहते हैं। दिलीप भाई, चूंकि इस तरह से जो जो इस तरह से सवाल आते हैं, ऐसी जिंदगी से मैं गुजर चुका हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं सार्वजनिक जीवन में ठीक उसी तरीके से जीता था जैसे कि सारी दुनिया जी रही है। तो मेरे भी जहन में ये सवाल आते थे कि भाई आगे के लिए कितना धन इकट्ठा होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए जिसके आधार पर हम वो कर सके जो हम करना चाहते हैं। और इस तरह से अलग अलग ख्याल होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे भ्रमण करना, मेरी भी इच्छा थी भ्रमण करने की, मेरी भी इच्छा थी कुछ ऐसा करने की जिसमें सामाजिक जीवन में कुछ हम दूसरों के लिए काम कर सकें, जिसमें खुशी मिले। लेकिन कालांतर में जब इन पर गहराई से अध्यात्म में सही पूछिए तो मेरी कोई रुचि नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि अध्यात्म जैसी कोई चीज होती है। निश्चित रूप से एक धार्मिक ट्रेडिशनल परिवार में मैं पला बढ़ा हूं, लेकिन अध्यात्म क्या होता है इसमें रुचि नहीं थी। जो और मैं समझता हूं, जैसे आप लोग, आपके साथ कई बार इस विषय में चर्चा भी हुई है कि अध्यात्म जैसी कोई चीज होती भी नहीं है। अध्यात्म नाम बाद में दिया जाता है उस कला का जो कला वास्तविक जीवन की कला है। असल जीवन की कला को ही अध्यात्म हम कह सकते हैं। लेकिन जो प्रचलित अर्थ है अध्यात्म का, वो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट के रूप में आता है कि जो रूटीन वे ऑफ लाइफ है उससे कोई अलग एक घटना है जिसमें कुछ पारलौकिक अचीवमेंट होता है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। ये बात सरासर गलत है। जो मैंने अपने जीवन में देखते हुए पाया, ये रोजमर्रा के जीवन को ठीक तरीके से जीने की कला, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। जिसमें कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसे जीवन का जो अन्वेषण है उसको अध्यात्म कहते हैं। जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई कलह नहीं है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म को एक तरफ रख करके थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं जो इन मित्र का प्रश्न है उसको। अब आप देखें कि हमारे सामने अब तक एक प्लेटफॉर्म, एक धरातल आता चला गया जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जीवन का, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो आदर्श व्यवस्था है उसको कहीं दूर रखते हैं। जो जीवन का एक कॉन्सेप्ट है उसमें आदर्श क्या होना चाहिए कि खूब घूमना चाहिए, समाज कल्याण करना चाहिए, कोई बंधन ना हो, इस तरह से जीवन को कहीं आगे रखते हैं, दूर, और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो धारणा है, ये हमारे अंदर एक वहम पैदा करती है। वहम क्या पैदा करती है कि जो अभी जीवन है वो उपलब्ध नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, इस पूरी अवधारणा से कि जो अभी जीवन है वो सम्यक नहीं है, वो जीवन कहीं दूर है जिसे अचीव करना है, इससे एक क्लोनिंग पैदा हो जाती है हमारे लाइफ में। इस बात को दिलीप भाई हम लोग थोड़ा साथ में चलते हुए समझ लें कि हमारे भीतर चाहे वो वही जीवन है जो कि जिया जा रहा है, लेकिन उसकी क्लोनिंग पैदा हो जाती है। क्लोनिंग का मतलब कि जो सच नहीं है, जो एकदम प्रतीक है।
अब क्लोनिंग को जरा समझें इस बात को। जैसे एक चीज है मेरे सामने जिसका नाम मैंने वृक्ष रखा है। अब वह वृक्ष शब्द जो है वो घटना नहीं है जो सामने है। वृक्ष वृक्ष की जो छवि मेरे अंदर है वो घटना नहीं है जो ठीक यहां पर सामने दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेरे अंदर वृक्ष नाम से और इसकी सारी सूचना के आधार पर मेरे अंदर एक क्लोनिंग पैदा हो गई, जो कि मैं समझता हूं कि यही चीज वृक्ष है। अब जब उस घटना को मैं देखता हूं, वो घटना जब सामने दिखाई पड़ती है, तो अब ये क्लोनिंग के जरिए वो घटना दिखाई पड़ रही है। आप समझ रहे हैं? वो जो मेरे अंदर वृक्ष की धारणा है, वृक्ष की जो छवि है, वृक्ष की जो सूचना है, वो शब्द, वो खाका, उसके जरिए उस असल घटना को मैं देख रहा हूं जो अभी और यहीं पे घट रही है। तो अब एक क्लोनिंग हमारे आपके जीवन में घट रही है। हम चाहे जो कर रहे हैं वो यथार्थ के धरातल पर नहीं है। ठीक ट्रांसपेरेंट हो सकती है, एग्जैक्टली वैसी ही हो सकती है, लेकिन फिर भी वो क्लोन है, वो असल घटना नहीं। अब यह जो बात है क्लोनिंग वाली, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर बात आती है कि क्लोनिंग में आप कुछ भी कर लें पर आपके पांव धरातल पर नहीं होंगे। मैं अपने अंदर उस घटना के बारे में चाहे जो सूचनाओं में, उसके निष्कर्ष में, उसके साथ क्या किया जाए, कैसे रहा जाए, उसमें चाहे जितना फेर बदल करके, चाहे जितना तिकड़म लगा करके उसको देखूं, पर एग्जैक्टली वो अभी क्या है उसको मैं नहीं देखा। एग्जैक्टली वो अभी जो है उससे मेरा सीधा ताल्लुक नहीं है। क्या ये बात साफ है? जी बिल्कुल सर, उस पर पीएचडी की जा सकती है। जो वृक्ष वृक्ष सामने खड़ा है, उसकी उसके एक एक अंग पर थीसिस लिखी जा सकती है कि ये है, पर वो घटना क्या है, अभी वो क्या है, उसको सीधा ताल्लुक नहीं। जी जी बिल्कुल सर। अब यही बात लागू होती है बुद्धिमान लोगों के जीवन पर, जो बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। आप प्लान कर रहे हैं एक लाइफ का, लेकिन जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो क्लोन है, तो लाइफ नहीं है। जो भी आप अचीव करेंगे, अचीव तो हो सकता है कर लें, पर जब आप अचीवमेंट पे पहुंचेंगे तो भी आपके पांव जो है धरातल पर नहीं होंगे। आप जब समाज सेवा कर लेंगे, जब आप किसी भूखे को खाना खिला रहे होंगे, तो उस खाना खिलाते समय भी उस भूखे व्यक्ति से आपका सीधा जुड़ाव नहीं होगा। एक क्लोन आपके जीवन में, एक कॉन्सेप्ट आपके जीवन में, एक ट्रांसपेरेंट पर्दा आपके सामने उस भूखे व्यक्ति को खिलाते हुए होगा। आप समझे? यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा उस भूखे व्यक्ति के को खाना खिलाने से। अब यहीं से पैसे का महत्व शुरू होता है। रुपया है क्या? रुपया एक कॉन्सेप्ट है। हम जितने भी लोग धरती पर हैं, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक माध्यम बनाया है, जिससे कि चीजों के बीच में, आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक माध्यम हो जो सब पर काम करे, सभी चीजों पर वो लागू हो जाए, उसके विनिमय में सहयोग करे, इसलिए एक पैसे जैसी चीज है। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट वाली घटना में, यानी क्लोन वाली घटना में, वो माध्यम वर्क करता है। अब वो कितना वर्क करता है, कितना आपको सहयोग देगा, वह बात निर्भर करती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि आप कैंसर का अस्पताल खोलोगे, आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि आप भूखे लोगों को खाना खिलाओगे, या आप आदिवासी क्षेत्र में जा करके कुछ उनके शिक्षा दीक्षा के लिए काम करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन वो क्लोन है, वो असल धरातल से जुड़ना नहीं है। तो पूरी के पूरा जो साम्यवाद वाली घटना इंसान के सामने आई, वो एकदम एग्जैक्ट क्लोन थी। सारा प्रारूप एकदम ठीक ठीक था, लेकिन फिर भी विफल हो गया। क्योंकि असल जो धरातल है, जब तक आप उस पर आपके पांव नहीं है, तब तक आप असल जिंदगी पे जुड़ नहीं पाएंगे जिसको आप दूसरा कह रहे हैं। यह बात साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर इस बात में हम हो जाएं कि मैं चाहे जो भी कुछ करूंगा, चाहे जितना जुटा लूंगा पैसा रुपया, और जो भी उस करने जा रहा हूं उसको एग्जैक्टली भी अगर इंप्लाई कर दूंगा, तो भी वो इंप्लीमेंट जो है वो क्लोन होगा, वो असल नहीं होगा। क्या ये बात एकदम से क्लियर है? सर एकदम से क्लियर है, पर यहाँ एक प्रश्न और उठता है। जैसे मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ जिसको जरूरत है, या फिर किसी को शिक्षा दे रहा हूँ जिसकी पहुंच में वो नहीं है, तो इसके पीछे कॉज तो बिल्कुल ठीक है,
और ऐसा किया भी जाना चाहिए। हम्म। तो उद्देश्य अच्छा है, तो ये क्लोन कैसे हो गया? ये क्लोन की श्रेणी में कैसे आ गया? ये तो गुड कॉज। क्योंकि जो जो मैं कर रहा हूं वो उसका जो निर्देशन है वो एक आभासीय तल से आ रहा है, वो एक मानसिक तल से आ रहा है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से आ रहा है, जो कि अभी जो जीवन का धरातल है उससे नहीं। मतलब एक एक केंद्र से आ रहा है जो कि असल नहीं है। जैसे अब एक दूसरे तरीके से इस बात को समझते हैं, असल क्या है? उपस्थिति, प्रेजेंस। आप समझ रहे हैं? उपस्थिति जो है वो असल है। सोचना जो है उपस्थिति का कि मैं मौजूद हूं, ये क्लोन है। मेरा होना मेरे सोचने से पहले है, जीवन का होना जीवन के सोचे जाने से पहले है। तो अगर मैं अपने को सोच करके कि मैं उपस्थित हूं, कोई भी काम करता हूं, तो वह एक तरीके से प्रतिरूप है, क्लोन है। यानी जो जो किया जा रहा है उसमें पूरे अस्तित्व की जो प्रज्ञा है या प्रेम है वो सम्मिलित नहीं। आप समझे इस बात को? उसमें मेरा मैं सम्मिलित है, मेरी अपनी संकुचित सीमा सम्मिलित है, उसमें वह सम्मिलित नहीं है जो असल है। जैसे प्रेम जो है वो असल घटना है, उपस्थिति जो है वो असल घटना है, होश जो है वो असल घटना है। लेकिन मैं, मेरी उपस्थिति, मेरे अपने पृथक एहसास की उपस्थिति के आधार पर जो भी कुछ किया कराया जा रहा है वह एक आयोजित घटना है। तो मैं योजनाबद्ध तरीके से किसी को खाना तो खिला दूंगा, लेकिन उस तल पर उससे नहीं जुड़ पाऊंगा जिस तल पर असल जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा प्राण, मेरा होना, मेरा जीना, ये एक असल धरातल से जुड़ा हुआ है, जो कि मेरे होने से भी पहले। ठीक है। अब उसको मैं ब्लॉक करके अपने को बीच में रख करके जब काम करता हूं तो जो भी काम होंगे वो मेरी अपनी सीमा से निकल रहे होंगे, मेरी अपनी लिमिटेशन से निकल रहे होंगे, न कि वो सारे एक्शन निसर्ग से पैदा हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब मैं से एक्शन निकलता है तो एक सीमा से निकल के एक सीमा तक पूरा हो जाता है। निसर्ग मतलब वो ओरिजिनल नहीं होगा, ऐसा? ओरिजिनल नहीं होगा, वह एक क्लोन होगा। तो मैं खाना तो खिला दूंगा, प्रेम नहीं खिला पाऊंगा। मैं उसकी जी। उसकी एक औपचारिक जरूरत तो पूरा कर दूंगा, पर संबंध की जो एक रसात्मकता है उसको नहीं पूरा कर पाऊंगा। अब आप समझिए इसमें एक चीज और भी आती है दिलीप भाई, कि कोई व्यक्ति भूखा क्यों है? बहुत सारे लोग आदतन भिखारी हैं। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण क्यों है? तो आप एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति को आप दवाई दे सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रुग्णता का मूल आधार है कि व्यक्ति अपनी जड़ से उखड़ गया है, उस पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप उखड़े हुए ढंग से काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? अगर मैं उखड़े हुए ढंग से काम कर रहा हूं, यानी उस धरातल से काम कर रहा हूं जो कि टूटा हुआ है, तो मैं जो भी काम करूंगा वो टूटे हुए ढंग से होगा। और टूटे हुए ढंग के कारण ही कोई व्यक्ति बीमार है मानसिक रूप से, अपनी जड़ से उखड़ गया है, ख्वाबों में रह रहा है, सपनों में रह रहा है, काल्पनिक दुनिया में रह रहा है। इसकी वजह से लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। सतत विचार चल रहे हैं, इस वजह से कोई रुग्ण है। तो अब आप उसी धरातल से जिसमें सतत विचार चल रहे हैं, एक अच्छे बिंदु पर आकर के निर्णय लेकर के उसको अगर आप फीड करते हो, उसको आप थोड़ी दवा देते हो, तो सतही तौर पर उसको एक राहत तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा, पर कोई सम्यक समाधान नहीं होगा। क्योंकि सम्यक समाधान वहां से पैदा होता है जब आप अपनी जड़ से जुड़ते हैं। तो अगर मैं अपनी जड़ से जुड़ा हुआ हूं, यानी उस जगह से जुड़ा हुआ हूं जहां पर एक क्लोनिंग नहीं, आभासी घटना नहीं है, तो फिर जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ रहा हूं उसके अंदर एक संभावना पैदा कर रहा हूं कि वह भी अपने जड़ से जुड़े। आप समझे? यह बात कुछ साफ हुई? जी, जी सर, ये बात साफ हुई। और इसी में जैसे मैं अगर शिक्षा का उदाहरण लूँ,
हमारी योजनाएं हमारे विचार से बनती है। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, उससे मैं अपने जीवन की योजना बनाता हूँ। अब मैंने एक योजना बनाई कि मुझे उन लोगों को शिक्षा देनी है जो जिनकी पहुँच में वो नहीं है। हम्म, तो मेरे थॉट से ये चीज़ आई और मैं उस काम को करने में खुशी का अनुभव करूँगा। मुझे मेरा ये भी विचार है कि मैं वो करूँगा तो मैं खुश होऊँगा। हाँ, बिग आइडिया। यस, मेरा एक आइडिया है कि ये चीज़ मुझे संतुष्टि देगी और इसके लिए मुझे इस तरफ जीवन में बढ़ना है। हाँ, तो अब क्या किया जाए? ये मैं कैसे पता लगाऊँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन से उठ रहा है या फिर सिर्फ़ एक थॉट में देयर इज़ समथिंग टू अचीव, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, जो जिसको मैं जॉय कहता हूँ या फिर वास्तव में वो चीज़ करना चाहता हूँ। जैसे इस प्रश्न के संदर्भ में ही लें तो जैसे मित्र हैं वो अ, भ्रमण करना चाहते हैं या फिर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। हाँ। तो अब यहाँ अंत में सवाल आता है कि फिर क्या किया जाए? किस तरह से देखा जाए? एक लक्षण बड़ा प्रामाणिक है, बड़ा पुख्ता है, उसको हम ध्यान में ले लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एक मित्र कल पूछ रहे थे कि जब भी मैं विचारों से एकदम डूब जाता हूँ, एकदम से ऊहापोह से डूब जाता हूँ, तो फिर अचानक से एक विचार कौनता है जो मैंने कभी ओशो को सुना हुआ है या कुछ इस तरह से जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उससे आया है कि जो भी विचार आ रहा है उसको खत्म करने की कोशिश मत करो, उसके प्रति साक्षी हो जाओ। तो उनका कहना है कि मैं साक्षी हो जाता हूँ, मैं विचारों को देखने लगता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी ही देर में पाता हूं कि वो साक्षी वगैरह भी खत्म हो गया, फिर से मैं वापस उसी अंधकार में डूब जाता हूं। तो उनका ये सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए साक्षी भी एक विचार है। यह बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे जीवन में साक्षी भी एक विचार के रूप में प्रवेश कर जाता है। बहुत सारे और विचार हैं, उसमें एक विचार है साक्षी होने का जो थोड़ी दूर तक काम करता है। तो उस संवाद में चलते चलते फिर यह बात आई, अगर मैं साक्षी होता हूं, दिलीप भाई, अगर मैं साक्षी होता हूं, वो साक्षी नहीं। समझ रहे बात? साक्षी वह है जिसमें मैं जगा हुआ पाया जाता हूं। अब इन दोनों बातों के डिफरेंस को देखिए। वह घटना जिसमें मैं जगा हुआ पाया जाता हूं, यानी जिसमें मेरे अंदर जागरण घटता हुआ पाया जाता है, वो साक्षी है। वो उसको मैं, अगर साक्षी शब्द का अर्थ करना हो तो वो अर्थ में करूंगा, यानी मैं जगाई पड़ने को अवसर दे सकता हूं, न कि मैं जाग सकता। अब यहां पर आते हैं फिर जो इन मित्र का प्रश्न है कि कैसे यह पता चले कि मैं जो शिक्षा देने जा रहा हूं, जो बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं, वह मेरे अपने मोटिव से आ रहा है, गुड मोटिव से आया है। जैसे कल एक बात आई थी कबीर साहब के पद में, सतोगुण की, तीनों गुणों में से जो सतोगुण है, तो सतोगुण को भी वो पाखंड कहते हैं, प्रवंचना कहते हैं। तो कैसे मुझे पता चले कि जो मैं करने जा रहा हूं वह एक बहुत सतोगुण से पैदा हुआ ढंग है या वह निसर्ग से पैदा हो रहा है? यही एक बात हो, आपके जीवन में जगाई पड़ना अपने से घटता रहेगा। अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं और उस शिक्षा में आपका कोई सेंट्रल मूवमेंट नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, किसी ईगो से वह नहीं आ रहा है, यानी किसी क्लोनिंग से वह नहीं पैदा हो रहा है, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऑर्गेनिक प्रेजेंस, ऑर्गेनिक रूप से उपस्थिति बिना प्रयास आपके जीवन में बनी रहेगी। समझ रहे हैं क्या? ये बात साफ हो गई जी, कि जी मैं अगर सर, ये बात जी, जी प्लीज़। अब इन मित्र के उस सवाल पर आते हैं जो कि शुरू में हम लोगों ने इस समझना शुरू किया था कि मैं अगर इस बात को समझता हूं कि जो भी मैं कुछ करने जा रहा हूं वह मैं चाहे जितना सटीक तरीके से, जबकि वो सटीक तरीके से बिल्कुल अप्लाई हो जाना बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है, बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सफल हो भी गया तो भी वह क्लोन होगा, वो असल नहीं होगा। वह एक आभासी सेंटर के मूवमेंट से पैदा हुआ होगा, न कि वो निसर्ग के धरातल से पैदा होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि
एक जिंदा कुत्ता भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक मरे हुए हाथी से या बाघ से। मतलब हम जो कर रहे हैं वह चाहे जितना बड़ा हो, वह क्लोन है, वह एक आर्टिफिशियल चीज है, हमारे द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा पैदा की गई चीज है, योजना के द्वारा पैदा की गई चीज। और अगर कोई घटना, कोई चीज प्रेजेंस से आती है, मतलब उस ओरिजिनलिटी से आती है, उस जागरण से आती है जो कि असल है, तो वह कितनी भी छोटी घटना हो पर वह बिल्कुल जीवन में लागू हो जाती है। तो ये इस बात को देखते हुए फिर ये सवाल भीतर पैदा होता है कि असल में जीना क्या है, यानी असल धरातल पर पैर रख करके जीना क्या है, नैसर्गिक धरातल। आप पाओगे कि जब ये सवाल आप उठाओगे तो उत्तर तो नहीं आएगा, होश आएगा। और जैसे जैसे होश बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक रूप से प्रेजेंस पर आपकी नजर स्थिर होगी, नजर जमनी शुरू होगी, वैसे वैसे आप पाओगे कि मान्यताओं का मूल्य कम होता चला। मतलब रुपए की जो रुपए का जो माध्यम है वो छोटा होता चला गया, क्योंकि अब आपके द्वारा डायरेक्ट लाइफ से कनेक्शन है। माध्यम के आधार पर आप किसी की लाइफ को प्रभावित करने नहीं जा रहे हो, सीधे सीधे किसी की जीवन में आप वह चीज घोल रहे हो जिसका नाम होश है। मतलब अगर मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल बात करते हैं, 10 लोगों के बीच में मैं बैठा हूं और 10 लोगों को मैं एक चीज से छूता हूं जिसका नाम छड़ी है, तो उस छड़ी से स्पर्श करने में, और 10 लोगों को मैं अपनी उंगली से छूता हूं, उस उंगली से स्पर्श करने में कौन सा स्पर्श है जो ऑर्गेनिक है? ऑफ कोर्स उंगली का, न कि छड़ी का, है ना? तो मैं पहले रुपए से छू रहा था, रुपए से जीवन का लोगों के कल्याण कर रहा था, और वो बहुत कुछ निर्भर करता है उस छड़ी के, उस रुपए के माध्यम के ऊपर, और वो बहुत सतही स्पर्श करता, उसमें मेरी ऊर्जा जो है नहीं पास हो पाती, क्योंकि वो ऊर्जा का कुछ अलग है छड़ी। मैं अगर सीधे स्पर्श करने में सक्षम हूं, छड़ी का माध्यम चला गया। तो आप देखो कि एक बड़ी अनूठी सी घटना घटी भारत में, कि भारत में माध्यमों को लोगों के जीवन से पाया गया कि गिर गए। बहुत कम लोगों के जीवन में बचा कि माध्यम टिके रहे, किसी के अपने प्रारब्ध हो, किसी के अपने कुछ ऐसे ढंग हो कि उनके जीवन में माध्यम बचे रहे। महर्षि रमण सटीक जीवन पर काम कर रहे हैं, वो पूरी मनुष्य चेतना पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं प्रमाण दे सकता हूं कि उनकी उपस्थिति सीधे मनुष्य की चेतना पर काम कर रही है, सीधे मनुष्य को इस सम्यक जीवन में स्थापित करने पर काम कर रही है, पर माध्यम कुछ नहीं। माध्यम 2 रुपया उनके पास में था, जब घर से चले थे, ट्रेन से उतरे, उसको उठा करके पोखरे में फेंक दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको रुपया ले जाके पोखरे में फेंक देना चाहिए, पर इस बात को समझना चाहिए कि माध्यम से पूर्व भी कुछ है जो सीधे कनेक्ट हो सकता है लाइफ से, पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकता है। उसमें अगर आपके अंदर आपकी जो अंतर्दृष्टि है, आपकी जो जीवना है, उसमें अगर पैठ करती चली जाएगी, माध्यम की उपयोगिता सूक्ष्म होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। कृष्णमूर्ति कभी किसी कोढ़ी की सेवा नहीं करते हैं, कृष्णमूर्ति कभी भी जाकर के कंबल नहीं बांटते हैं गरीबों के बीच में, पर यह प्रामाणिक रूप से सत्य है कि उनकी उपस्थिति मात्र पूरी मनुष्य चेतना में ऐसा परोपकार कर रही है। उनकी उपस्थिति मात्र, निसर्ग में उपस्थिति मात्र, कॉन्सेप्ट के बिना, क्लोनिंग के बिना उनका जीना, वो ऐसा एक द्वार हम सबके लिए खोलता है जिसमें सारे शोक भस्मीभूत हो जाए। हमारे सारे शोक पैदा होते हैं क्लोनिंग में। जब मैं पैदा होता है और मेरी योजना पैदा होती है, उसमें दुख पैदा होता है। पर अगर हम, मेरे सामने आप एक ऐसा द्वार बनकर के खड़े होते हैं, मेरी ऊर्जा के लिए आप एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिसमें क्लोनिंग जैसी चीज नहीं है, निसर्ग जैसी घटना जो असल घटना है वो वहां पर व्याप्त हो रही है, मेरे जीवन से शोक समाप्त हो जाएगा। तब तो फिर सोचिए आप कि आप मेरे लिए कुछ ऐसा कल्याणकारी ढंग लेकर के सेवा के रूप में, कल्याण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि
लाखों करोड़ों लोगों की समाज सेवा से अनंत गुना श्रेष्ठ है। क्या बात साफ हो पाई? जी सर, बात ये साफ हो पाई है। फिर यहाँ एक पेच और आता है सर, जैसे परिवार है और रिटायर होने की जो भीतर बात उठी, फिर ये लगता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आके कि धन की आवश्यकता तो होगी, खुद के लिए नहीं तो परिवार के लिए। तो वो क्या लिमिट है उसकी? किस सीमा तक इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो? जितना ज्यादा जीवन होगा उतनी ही कम माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और जितना कम जीवन होगा उतनी ही माध्यम की ज्यादा जरूरत। अगर जीवन का धरातल एकदम से जीरो है तो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन जो है रुपए पे जाएगा, माध्यमों पर जाएगा। और अगर जीवन के धरातल पर पूरा का पूरा ओरिएंटेशन है, रुख है, पूरा का पूरा माध्यम से ओरिएंटेशन लौट आएगा। जीवन की जो नैसर्गिकता है उसका अपना ढंग है जो माध्यम से मुक्त है, उसको प्रज्ञा कहते हैं, इंटेलिजेंस। ये पूरी यूनिवर्स की एक इंटेलिजेंस है। हमारी जो ये श्वास चल रही है ये एक इंटेलिजेंस है। ये जो सारी चीज, सूरज लद्द से गिर नहीं पड़ता है पृथ्वी पर, या समय से फूल उगते हैं, पंछियों के गले में गीत है, हम आप जीवित हैं, ये एक इंटेलिजेंस है, ये एक प्रबंध है, व्यवस्था। अगर आप इस प्रबंध में घुलते हैं तो ये अपनी परवाह करने में सक्षम है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा में दिलीप भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि हम लोग बुद्धि से जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक ढंग है कि इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, जिसको थोड़ा देर के लिए हम होश कह दें, वह भी इंटेलेक्ट का उपयोग कर सकती है, वह भी इन माध्यम का उपयोग कर सकती है। माध्यम से हम जीवन को छूना चाहते हैं, लेकिन वह उल्टा छूना है। सही छूना क्या है कि जीवन माध्यम को छुए। आपके आपके नैसर्गिक जीवन से माध्यम अपने आप सही जगह पर आपके जीवन में आ जाएगा। वह कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, और उन्होंने संसाधनों का सबसे सम्यक उपयोग किया है। जो सबसे सम्यक उपयोग क्या हो सकता है? स्कूल, शिक्षित करना। वो बात दरकिनार है कि वो स्कूल सफल हुए कि असफल हुए, वैसे शिक्षक मिले कि नहीं मिले, पर संसाधनों का उन्होंने बिल्कुल समुचित उपयोग किया है। उनके जितने भी स्कूल आप पाएंगे सारी दुनिया में जो श्रेष्ठतम स्कूल है, इवन उनकी जो शिक्षा है उसको न अप्लाई करने के बावजूद भी ये इंटेलिजेंस के द्वारा उपयोग किया गया है। संसाधनों के बिना जीवन आप कबीर साहब का देख लीजिए, संसाधनों के बिना जीवन आप महर्षि रमन का देख लीजिए। तो जितना ज्यादा नैसर्गिक जीवन प्रचुर होगा, अगर उतना ही संसाधनों पर निर्भरता शून्य हो जाएगी। और जितना ज्यादा संसाधनों पर निर्भरता होगी, यानी जितना ही ज्यादा आर्टिफिशियल जीवन होगा, उतना ही संसाधनों पर निर्भरता और बढ़ती चली जाएगी। तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। आपकी आर्टिफिशियलिटी बढ़ेगी और आप पैसे पर निर्भर होंगे, और पैसे पर निर्भर होंगे और भी आपका बनावटीपन बढ़ता चला जाएगा।